खबरों की शुरुआत करेंगे बाजार से, जहां आज बाजार में दिसंबर सीरीज एक्सपायरी वीक की मजबूत शुरुआत हुई है। इसी के साथ सेंसेक्स, निफ्टी बैंक सभी आज बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 230 अंक चढ़कर 71,337 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 92 अंक चढ़कर 21,441 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी पीएससी एनर्जी फार्मा इंडेक्स में रही, तो वहीं मेटल ऑटो इंफ्रा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। मार्केट का पूरा हाल समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा मार्केट के आज के हाईलाइट्स क्या क्या रहे। देखिए, आज निफ्टी एक्सपायरी का दिन था। भारतीय बाजारों की शुरुआत बेहतर हुई और वही बेहतर शुरुआत कंटिन्यू रही इंडेक्स में। आज ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स अच्छे मूव में थे, बल्कि अदरवाइज भी मिड कैप स्मॉल कैप का पार्टिसिपेशन था। 0.5% के आसपास की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 0.5% के आसपास की ही तेजी में था। फार्मा में बढ़िया खरीदारी थी, पीएसयू में अच्छी खरीदारी थी, डिफेंस में जोरदार खरीदारी थी, केमिकल शेयर चल रहे थे। हालांकि आज आईटी थोड़ा सा बैकफुट पे था, लेकिन लोअर लेवल से वहां पर भी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप स्मॉल कैप का पार्टिसिपेशन था, ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी। इनफैक्ट एडवांस डिक्लाइन में हर एक शेयर गिरने वाले के सामने करीब 3 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो ओवरऑल एक बढ़िया दिन जो कि मार्केट्स में कैरी होता हुआ दिखाई पड़ा और लगातार मोमेंटम मार्केट्स के अंदर बना हुआ है अच्छी तेजी का। जी, इसके अलावा किन सेक्टर्स और शेयरों में आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला सुमित? देखिए, आज निफ्टी के टॉप गेनर्स को देखेंगे तो वही कुछ नाम जिसमें फार्मा और या फिर बैंक से कुछ नाम चलते हुए दिखाई पड़े। डीवी स्लैब 4.5% की शानदार तेजी यहां देखने को मिली। हीरो मोटोकॉर्प 3.5% रहा। अदानी एंटरप्राइज 2% चला और साथ ही साथ एनटीपीसी करीब 2.5% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। बिकवाली थी आज बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में 1.5% के आसपास की प्रेशर दोनों में देखने को मिला। इन्फोसिस, टीसीएस दो और ऐसे नाम जो कि 1 से 1.5% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। आज मिड कैप में बढ़िया दिन था कैस्ट्रॉल का, करीब 12.5% की शानदार तेजी। एनएलसी इंडिया 12% चला, अल्काइल अमाइन करीब 12% चला और बालाजी अमाइन भी करीब 11% के आसपास की तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में आरबीएल बैंक, न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट, केन्स टेक करीब 4% नीचे, वी मार्ट और होम फर्स्ट 3.5% के आसपास बिकवाली यहां पर देखने को मिली। मेटल में एनएमडीसी लीड कर रहा था 3.5% तेजी में। हिंदुस्तान कॉपर 3% ऊपर, वेल्सपन कॉप करीब 3% ऊपर और अदानी एंटरप्राइज करीब 2% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। और अब बात इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह का, जिनका कहना है कि 2024 में बाजार को कई अच्छी खबरें मिल सकती हैं और बाजार में पहले 6 महीने में काफी बुल्श का जो जोश है वो हाई रह सकता है। About 2024 मुझे लगता है कि yes, conditions are absolutely favorable in many ways. Global conditions यार देखिए यार, domestic conditions reasonably favorable है। plus जैसे आपको पता है कि we are sitting at the peak of the interest rate cycle और जो मोस्टली प्रोबेबिलिस्टिकली हम कह सकते हैं कि मतलब इंटरेस्ट रेट्स आगे जाके घटने की संभावना ज़्यादा है कंपेयर टू गोइंग अप और स्टेइंग एट द सेम लेवल। तो आई थिंक कुछ हद तक मुझे लगता है कि उसका बेनिफिट हमें 2024 से आना या मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन और उसके चलते हुए मुझे लगता है कि मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी रह सकती है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। और एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद सीएनबीसी आवाज ला रहा है एफएनओ गुरुकुल सीजन 2। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा धमाकेदार रहने वाला है। आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की जो बारीकियां हैं उनसे सीखने का एक मौका उनसे मिलेगा, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनमें से अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना पाएंगे इनसे सीखकर। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस रहने वाला है, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर कोड स्कैन करिए या हमारी स्क्रीन पर दी गई हमारी वेबसाइट पर जाइए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप जा सकते हैं। और साल 2023 खत्म होने के बाद अब चंद दिन इसमें बचे हैं। अब जो वक्त है उन शेयरों को डिकोड करते हैं जिन्होंने 2023 में धमाल मचाया है। कौन रहे 2023 के बाहुबली, महारथी और सुपर हीरो, बताने के लिए हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं सुमित मेहरोत्रा। सुमित, बताएं जरा कौन रहे 2023 के बाहुबली शेयर्स? तो 2023 जो कि निफ्टी के लिए एक शानदार साल रहा, इनफैक्ट बाजार के लिए एक शानदार साल रहा, जबकि 18-20% के आसपास रिटर्न तो फ्रंट लाइन इंडेक्स में आए और 20% या 30% प्लस रिटर्न आपको मिड कैप स्मॉल कैप में आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन कुछ स्टॉक जिन्होंने एक बढ़िया तेजी दिखाई, उसमें दिग्गजों में टाटा मोटर्स 86% की शानदार तेजी, एनटीपीसी 85% का एक बढ़िया उछाल, बजाज ऑटो 80% के आसपास का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। इतना ही नहीं, कुछ और दिग्गजों की अगर बात की जाए तो एलएनटी
70% की शानदार तेजी। कोल इंडिया करीब करीब 65%। एक लंबे अंतराल के बाद बढ़िया तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। और हीरो मोटोकॉर्प साल के सेकंड हाफ में चला 50% की तेजी और पावर ग्रिड करीब करीब 50% का रिटर्न यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप की पूरी तेजी रही पीएसयूज के नाम, जहां पर आरईसी और पीएफसी करीब 250% से ज्यादा का उछाल यहां रहा। आईआरएफसी करीब 200% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मजगांव डॉक, रेल विकास निगम लिमिटेड करीब 150 से लेकर 250% तक की तेजी यहां देखने को मिली। और बीएचईएल और प्रेस्टीज एस्टेट रफली 150% के आसपास का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। अगर कुछ स्मॉल कैप के सुपर हीरो की बात की जाए तो बीएससी ने लीड किया, 350% के आसपास की तेजी। सुजलॉन 250% का एक बढ़िया उछाल। अपार इंडस्ट्रीज करीब 215% के आसपास की बढ़िया तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। साइंट और जेंसार कुछ और ऐसे नाम जो कि करीब 200% चले। जेबीएम ऑटो 250% के आसपास का उछाल यहां देखने को मिला। और साथ साथ एनएलसी इंडिया और कल्याण ज्वेलर रफली 200% के आसपास की तेजी यहां से भी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो एक बढ़िया साल, जबकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में आपको मल्टीबैगर बनते हुए दिखाई पड़े। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और आज बाजार में मोती सन्स ज्वेलर्स की शानदार लिस्टिंग हुई है। आईपीओ ने शेयर मार्केट में डेब्यू करते ही निवेशकों को मालामाल कर दिया। एनएसई पर शेयर करीब 98% के प्रीमियम पर 109 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ है। तो वहीं बीएसई पर 103 भाव पर यह लिस्ट हुआ। आपको यहां पर बता दें कि कंपनी का आईपीओ 18 दिसंबर से 20 तारीख तक के लिए खुला था, जिसमें शेयर का प्राइस बैंड जो रखा गया था वो 52 रुपए से लेकर 55 रुपए प्रति शेयर के बीच तय किया गया था। और इसकी लिस्टिंग आज जब हुई तो काफी धमाकेदार रही। अब बात समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने एक बार फिर से हिंदू धर्म पर सीधा हमला किया है। मौर्य ने कहा है कि हिंदू धर्म एक धोखा है, हिंदू जैसा कोई धर्म ही नहीं है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कुछ पहली बार बात नहीं कही है, उन्होंने पहले भी ऐसे कई सारे बयान दिए हैं, हिंदू धर्म पर भी दिए हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ उन्होंने अपने बयान में एक बार कहा था कि दुनिया में कहीं भी 4 हाथ वाले बच्चे पैदा नहीं होते हैं, तो फिर 4 हाथ वाली देवी लक्ष्मी कहां से आई हैं। मौर्य ने एक बार यह भी कहा था कि रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान किया गया है, इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इस बार मौर्य ने संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का उल्लेख किया। मौर्य ने कहा कि मोहन भागवत और पीएम मोदी कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि जीने का तरीका है, तो कोई कुछ क्यों नहीं बोलता। लेकिन वो जब हिंदू धर्म पर टिप्पणी करते हैं तो अशांति फैल जाती है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, एक बार सुनिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। तो वहीं बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य, उदयनिधि स्टालिन जैसे जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो वोट के लिए हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, लेकिन राम को पूजने वाली जनता उन्हें जवाब देकर रहेगी। देखिए, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, स्टालिन का बेटा उदयनिधि हो या दयानिधि मारन हो, ये सारे लोग सनातन धर्म, हिंदू धर्म को अपमानित करने में लगे हुए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो रामचरितमानस के बारे में क्या क्या नहीं कहा। तो इनको लगता है कि हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदू धर्म को गाली देंगे तो इनको पिछड़ों का वोट मिल जाएगा। तो ये भूल जाते कि वो जमाना चला गया। आज पिछड़े समाज के लोग जितनी राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, उतना शायद अन्य समाज भी नहीं करता होगा। तो इस तरह का बयान देने से उनको आगे आने वाले चुनाव के अंदर भारी राजनीतिक नुकसान का सामना करना पड़ा। और आखिर क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार हिंदू धर्म का अपमान करते हैं और फिर भी समाजवादी पार्टी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर।
और अब बात इंडिया अलायंस की। कांग्रेस समेत 26 विपक्षी दलों का यह गठबंधन इंडिया अलायंस, इसका कोई पीएम चेहरा नहीं होगा। यह गठबंधन बिना किसी को पीएम के तौर पर पेश किए लोकसभा का यानी कि 2024 का चुनाव लड़ेगा। ऐसा कहना है गठबंधन के एक बड़े नेता शरद पवार का। शरद पवार ने पीएम के नाम वाले सवाल पर कहा कि इंडिया को पीएम फेस की जरूरत नहीं है। अगर लोग बदलाव के मूड में हैं तो वो बदलाव के लिए निर्णय लेंगे, इसके लिए किसी चेहरे को आगे करने की जरूरत नहीं। और शरद पवार का यह बयान जो ममता बनर्जी ने पिछले दिनों इंडिया अलायंस के इस बैठक में आगे किया था खड़गे का नाम, और उसको केजरीवाल ने भी सपोर्ट किया था, उससे काफी अलग माना जा रहा है। निवडणूक झाल्यावर पक्षाची निर्मिती झाली आणि निवडणूक झाल्यावर मोरारजी देसाईंची निवड झाली। निवडणुकीच्या आधी मोरारजीबाईंचं नाव सुद्धा तुटलं नव्हतं आणि त्यामुळे कोणाचे प्रोजेक्ट केलं किंवा कोणाचे नाही केलं की त्याचे फायदा होत असतात। लोक बदल करण्याच्या मनस्थितीमध्ये आले असतील तर लोक निर्णय घेत असतात। और अब बात कोरोना की। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस चर्चा में है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 412 नए केस मिले हैं। अब देश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 4170 हो गई है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत इससे हो चुकी है। कोरोना के ताजा हालात पर जानकारी के लिए चलते हैं। लक्ष्मण जी इस वक्त हमारे साथ हैं। लक्ष्मण जी बताएं जरा, कितनी गंभीर चुनौती आखिरकार ये बनता जा रहा है कोरोना? अगर कोरोना मरीजों की संख्या के हिसाब से देखें तो वाकई सरकार के लिए चुनौती काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और आम लोगों के लिए भी चिंताएं बढ़ सकती हैं। लेकिन इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात, जो चुनौती क्यों बढ़ती जा रही है? चुनौती इसलिए बढ़ती जा रही है कि कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 412 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं और इसके साथ ही कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4170 तक पहुंच गई है। मरने वालों की संख्या भी पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और इस तरह से देखें तो 3 हफ्ते में मरने वालों की संख्या 30 के पार पहुंच चुकी है। जो नया वेरिएंट, जो कई बार लोग उससे डर जाते हैं, JN1, उसके 3 हफ्ते में नए वेरिएंट के 60 मरीज निकलकर सामने आए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि जो नया वेरिएंट है, स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है, इससे लोग बीमार तो पड़ रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा गंभीर तरीके से बीमार नहीं पड़ रहे हैं, जो खौफ कोरोना के दूसरे लहर के टाइम में देखने को मिला था। एक और राहत वाली बात यह है कि जितने लोग कोरोना से पीड़ित हैं उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो घर में रहकर ही, आइसोलेशन में रहकर के छोटे मोटे इलाज करके ही ठीक हो जा रहे हैं। और जो लोग मर रहे हैं उनकी संख्या भले ही 30 के आसपास दिख रही हो, लेकिन मरने वाले लोगों में अधिकांश लोग वही हैं जिनके पास पहले से कोई बीमारी थी, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई थी और कोरोना भी हो गया तो उनके कैजुअलिटी हो गई है। तो ये सारी बात राहत वाली बात है। चुनौती कहाँ हो रही है? चुनौती यहाँ हो रही है कि 25 दिसंबर के मौके पे जो लोग कि काफी बड़ी संख्या में एक साथ जगह जगह जुटे, उससे जो कोरोना फैला होगा उसकी संख्या अभी नहीं आई है। तो जो आप ये देख रहे हैं 412 नए मरीज मिले 24 घंटे में, ये संख्या और बढ़ सकती है। दूसरी बात कि नए साल के जश्न के मौके में लोग बड़ी संख्या में आपस में एक साथ जुटेंगे तो उससे भी कोरोना फैलने की संभावना ज्यादा बढ़ेगी। तो नए साल में कोरोना की संख्या बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है शुरू के हफ्तों में। तो सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस तेजी की रफ्तार को कैसे रोका जाए और नए साल के जश्न के लिए किस तरह का प्रोटोकॉल रखा जाए ताकि नए साल का जश्न भी फीका ना पड़े और कोरोना के मरीज भी ना बढ़े। तो ये एक चुनौती जरूर रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और हाल ही में लॉन्च हुई सेमीकंडक्टर स्कीम को बड़ी सफलता मिली है। आईटी मंत्रालय को स्कीम के तहत कुल 45 आवेदन मिले हैं। इस खबर पर और डिटेल लेते हैं। हमारे साथ असीम मनचंदा इस वक्त है। असीम, बताएं जरा क्या डिटेल्स हैं आपके पास सेमीकंडक्टर पे? सरकार देश में सेमीकंडक्टर फैब लगाने और डिस्प्ले फैब लगाने को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सरकार 70,000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम लेकर के आई थी। जुलाई में सरकार ने इस स्कीम को मॉडिफाई करके दोबारा से प्रस्ताव मंगाने की शुरुआत की थी। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, अब तक सरकार को इस स्कीम के अंदर कुल 45 आवेदन मिले हैं। सबसे पहले मैं सेमीकंडक्टर फैब की बात कर रहा हूँ। इसमें करीब 6 कंपनियों ने इसके अंदर आवेदन किया है। टाटा ने इसके अंदर आवेदन किया है, फॉक्सकॉन ने इसके अंदर आवेदन किया है और इजराइल की कंपनी टावर सेमीकंडक्टर ने इसके लिए आवेदन किया है। दूसरी तरफ अगर मैं डिस्प्ले फैब की बात करूं तो सरकार को इसके लिए 3 आवेदन मिले हैं। फॉक्सकॉन और वेदांता दोनों ने इसके लिए आवेदन किया है। सरकार ये भी चाहती है कि कंपनियां देश में असेंबलिंग, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग के प्लांट लगाएं। तो कुल 10 कंपनियों ने इसके लिए आवेदन किया है। एक कंपनी के प्रस्ताव को ऑलरेडी मंजूरी मिल चुकी है। माइक्रोन ने ऑलरेडी अपने प्लांट बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ CG पावर और CDIL ने
ने भी ATMP स्कीम के लिए आवेदन किया। कुल 26 कंपनियों ने डिजाइन लिंक इंसेंटिव सेमीकंडक्टर स्कीम के लिए आवेदन किया। इसमें से 9 कंपनियों के प्रस्ताव को सरकार ऑलरेडी मंजूरी कर दे चुकी है और बाकी कंपनियों के प्रस्ताव भी सरकार के पास विचाराधीन है। खासतौर पर अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो इसके लिए करीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। तो सरकार ये चाहती है कि जो भी कंपनी आ गया है उसके पास एक ठोस प्लान हो, एक ठोस, तो सरकार उस प्लान के ऊपर विचार करेगी और उसके बाद ही मंजूरी देगी। अगले 2 से 3 महीने के अंदर इन कंपनियों के प्लान को मंजूरी मिल सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका वसीम। और नए क्रिमिनल कोड में डॉक्टरों को बड़ी राहत मिली है। अब मरीज की लापरवाही से अगर मौत हो जाती है तो डॉक्टरों पर गैर इरादतन हत्या का जो आरोप पहले लगता था वो नहीं लगेगा। तो क्या है मेडिकल नेग्लिजेंस के नए नियम, इस पर कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित व्हील बार दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने युवाओं के एक मार्च पास्ट को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में वीर बाल दिवस के रूप में एक नया अध्याय अब शुरू हुआ है। आजादी के अमृतकाल में वीर बाल दिवस के रूप में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। पिछले वर्ष देश ने पहली बार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया था। तब पूरे देश में सभी ने भाव विभोर होकर साहिबजादों की वीर गाथाओं को सुना था। स्वदेशी जंगी जहाज INS इंफाल की, जिसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया, इसकी कमीशनिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हुई। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मणिपुर के मुख्यमंत्री R बीरेन सिंह भी मौजूद रहे। हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता ने इस नए युद्धपोत का जायजा लिया है, आपको जरूर देखना चाहिए। इस तरीके से जहाज के अंदर सीढ़ियां बनी होती हैं ताकि आने जाने में लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जहाज के अंदर जगह कम होने की वजह से सब कुछ बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है। छोटी छोटी सीढ़ियां होती हैं, छोटी छोटी जगह होती हैं ताकि लोग एक दूसरी जगह से मूवमेंट कर सकें। इस तरीके से जहाज के जो डिपार्टमेंट है, जो कंपार्टमेंट है, वो अलग अलग हिस्सों में बटे रहते हैं ताकि जो आने जाने में लोगों को तकलीफ ना हो। हर एक जगह पर एक रूट आने का रहता है, एक रूट जाने का रहता है। इस तरीके से सीढ़ियां को जो रास्ता है वो भी ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है। जहाज के अंदर अमूमन लोग बहुत कम पहुंच पाते हैं क्योंकि लेमैन को पता नहीं होता कि आखिरकार वॉरशिप आप बाहर से देखते होंगे, समुद्र के ऊपर देखते होंगे, लेकिन अंदर से कैसा वॉरशिप होता है ये देखिए। इस तरीके से ये पूरा वॉरशिप होता है और साफ तौर पर हर एक जगह पर आपको जो वायर्स होते हैं, मशीनें होती हैं, वो दिखती हुई मिलेंगी। सामने बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, वो दिखती हुई मिलेंगी। इस तरीके से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी जो फैक्ट्री होती है वहां पे हम मौजूद हैं, लेकिन ये पूरा वॉरशिप है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि डैमेज कंट्रोल रूम क्या होता है, डैमेज कंट्रोल रूम का रोल क्या होता है। वहां पर अभी हम पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पर ये जो कंट्रोल रूम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, सबसे पहले INS यहाँ पे फायर फ्लड चेक, अगर इस जहाज में फायर हो जाए या कोई फ्लड हो जाए या फिर कोई अटैक जैसी सिचुएशन हो जाए तो किस तरीके से यहाँ पर डैमेज कंट्रोल को किया जाता है डैमेज रूम में। ये तो आपने INS इंफाल को अंदर से देखा। अब कमांडर जोरावर ने बताया है कि INS इंफाल ब्रह्मोस मिसाइल और साथ ही बराक मिसाइलों से लैस है। INS इंफाल की खासियत क्या है, ये जानने के लिए कमांडर जोरावर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता ने ही। आप एक बार देखिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पोजीशन है, ये जो एरिया है, वो कितना इंपॉर्टेंट है? इस डेक जिस पर आप खड़े हैं इसको ब्रह्मोस डेक बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जो कि हमारी शिप पर बोथ एंटी शिप एज वेल एज लैंड अटैक रोल में यूज करी जा सकती है। और हमने लास्ट मंथ या पिछले महीने 21 नवंबर 23 को अपना ब्रह्मोस को सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर एक शिप को एंगेज करा था।
और आज मानव तस्करी के शक वाला विमान मुंबई में लैंड हुआ है। इस विमान को 4 दिन फ्रांस में रोका गया था, जिसके बाद इसने 25 दिसंबर की शाम पेरिस के वाट्री एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और आज सुबह 4 बजे ये मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है। अब इसके पीछे की रिपोर्ट क्या है ये भी बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान में 276 लोग सवार थे। इसमें ज्यादातर लोग पंजाब, गुजरात और दक्षिण भारत से थे। इस विमान के एयरपोर्ट पर उतरते ही सीआईएसएफ के जो जवान थे उन्होंने सभी यात्रियों से पूछताछ की। दरअसल 22 दिसंबर को दुबई से निकारागुआ जाने वाली इस विमान को पहले मानव तस्करी के शक में फ्रांस में जब ये ईंधन लेने के लिए उतरा तो वहां पर उसके अधिकारियों ने रोक लिया। फिर जांच में पता चला है कि इस फ्लाइट में लोग अपनी मर्जी से आए थे, जिसके बाद फ्रांस की पुलिस ने जो मानव तस्करी के एंगल से अब तक इस मामले की जांच कर रही थी उसे बंद कर दिया और अब इसे इमिग्रेशन के कानूनों के उल्लंघन के तौर पर देखा जा रहा है। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों में लोग घूमने फिरने पहाड़ों पर जा रहे हैं, लेकिन लोगों की छुट्टियों का मजा थोड़ा किरकिरा हो गया है। शिमला, मनाली जैसे शहरों में उम्मीद से ज्यादा वाहन पहुंच रहे हैं, जैसे कि शहर में भारी ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। जैम का हाल इतना बुरा है कि घूमना तो दूर की बात है, अपनी मंजिल तक भी पहुंचना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। होटल सारे बुक हैं। जिन लोगों के पास पहले से होटल की बुकिंग नहीं है उन्हें तो आधे रास्ते से ही लौटा दिया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में अटल टनल पर रिकॉर्ड रोड ट्रैफिक मूवमेंट देखा गया। पुलिस के अनुसार अटल टनल में से 28,000 से ज्यादा वाहन गुजरे हैं, जो कि इसके उद्घाटन के बाद से अब तक सबसे ज्यादा है। और भारत का पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब अहमदाबाद में बनकर तैयार हो चुका है। जहां से बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है वो हब सर्व सुविधा से लैस है। क्या है इसकी खूबी और क्यों इसको बनाया गया है 5 स्टार सुविधा युक्त, जानने के लिए देखिए केतन जोशी की ये रिपोर्ट। अहमदाबाद के साबरमती में भारत का पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब तैयार है। यहाँ लैंडस्केप गार्डन, 5 स्टार होटल, अलग अलग तरह की शॉप्स, रेस्टोरेंट और बहुत कुछ मौजूद है। यहीं से अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन मिलेगी। एयरपोर्ट से यात्री BRTS के जरिए सीधा इस हब में आ सकते हैं। अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन से लोग यहाँ आ सकते हैं। अहमदाबाद से आने वाली हर ट्रेन का जंक्शन यही हब होगा। इस ट्रांसपोर्ट हब से अहमदाबाद और पूरे गुजरात के टूरिज्म को शानदार बूस्ट मिलेगा। मैं बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि अहमदाबाद को ये सबसे पहली बुलेट ट्रेन मिली है, तो उससे सूरत से कम्यूट करने के लिए और स्पेशली बॉम्बे से जो लोग रोज कम्यूट करते हैं उसके लिए आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल। रिवर फ्रंट जो डेवलप हुआ उसमें अटल ब्रिज भी आ गया, उसमें अभी पतंग होटल भी वापस रीलॉन्च हुआ है। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट व्हिच इज हैपनिंग इन अहमदाबाद। इस हब की कनेक्टिविटी के लिए 3 बड़े फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं। बस और ट्रेन सीधी इस हब में यात्री को उतार सकती है। इतना ही नहीं, यहाँ 1000 से ज्यादा कार पार्क हो जाए इतना स्पेस है। 9 मंजिला हब पर सोलर पैनल लगाई गई है। बुलेट ट्रेन, मेट्रो, BRTS ट्रेन की टिकट सब आपको एक ही जगह मिलेगी। इसकी वजह से बिजनेस में काफ़ी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जो लोग बाहर से आएंगे, जो लोग शहर में भी एक जगह से दूसरा जगह जाना चाहेंगे, राज्य में दूसरे शहर में जाना चाहेंगे, सभी के लिए ये बहुत एफिशिएंटली बढ़ा देगा और इसकी वजह से कॉस्ट भी घटेंगे। ओवरऑल ये बहुत बड़ी बात है अहमदाबाद शहर के लिए। बुलेट ट्रेन तो शुरू होने में अभी वक्त लगेगा, मगर ये ट्रांसपोर्ट हब सरकार कभी भी शुरू कर सकती है। बड़े शहरों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ही लोगों का वक्त बर्बाद हो जाता है, लेकिन इस तरह के हब से अब न केवल समय की बचत होगी लेकिन ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छी तरह से मैनेज हो पाएगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।